हेलो, नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर। जैसे प्रीवियसली हमने इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन पढ़ा है, ब्रेन एब्सिस पढ़ लिया, ब्रेन ट्यूमर पढ़ लिया, एंड अभी आज हम स्टार्ट करते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर। अब डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मेन क्या होता है, जो नर्व सेल्स होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर सेंसेशन है वो इम्पेयर्ड होगा, इसके साथ साथ में ही रिस्पॉन्ड इम्पेयर्ड होगा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा डीजनरेटिव डिसऑर्डर। अब डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम 4 स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन आता है पार्किंसन डिजीज, सेकंड वन आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नेक्स्ट वन है मिस्थेनिया ग्रेविस, एंड लास्ट वन आता है जेबीएस या फिर गुइलेन-बेरी सिंड्रोम। देन हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन डिजीज कंडीशन आती है, उसको अपने बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज एक ऐसी क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन है न्यूरॉन्स की, जिसके अंदर न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और न्यूरॉन का डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है, यानी जो अपना मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है ब्रेन के अंदर, जैसे मिड ब्रेन, अब ये वाली जो है इसको अपने कंप्लीट को बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, यानी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ब्रेन स्टेम। इसके अंदर फर्स्ट वन आता है, इसको अपने बोलते हैं यहाँ पर मिड ब्रेन, सेकेंड वन आता है पोन्स, एंड थर्ड वन आता है मेडुला ओब्लोगेटा। ये तीन होते हैं। अब ये जो मिड ब्रेन है इसके अंदर सबस्टेंशियल नाइग्रा सेल्स होती है, सबस्टेंशियल नाइग्रा नाइग्रा सेल्स होती हैं। और किसी भी वजह से अपनी बॉडी के अंदर कंडीशन क्या है, तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन है। एक्चुअल में ये जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर कंडीशन है, इसका कोई नॉन रीजन नहीं है, कोई अदर फैक्टर है वो इसको कॉज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नॉन रीजन इसका नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं अननोन रीजन की वजह से है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या होगी कि जो यहाँ पर मिड ब्रेन के अंदर, ये जो मिड ब्रेन है यहाँ के अंदर सबस्टेंशियल नाइग्रा प्रेजेंट होता है, और सबस्टेंशियल नाइग्रा है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ से डोपामिन रिलीज होती है। तो डोपामिन रिलीज कहाँ पे होती है, कहाँ से रिलीज होती है, मिड ब्रेन के अंदर जो सबस्टेंशियल नाइग्रा है वहां से डोपामिन रिलीज होता है। तो यहाँ से डोपामिन का रिलीज कम हो जाएगा, क्योंकि सबस्टेंशियल नाइग्रा है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज कंडीशन की वजह से, उसके अंदर उसका डीजनरेशन हो रहा है। डीजनरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होना। दैट मीन्स यहाँ पर जो डोपामिन रिसेप्टर है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। अगर डोपामिन रिसेप्टर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो डोपामिन का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। और जो डोपामिन है, डोपामिन, इसको अपन बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और एक सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर आता है, उसको अपन बोलते हैं एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर, और वो है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है इसको अपन बोलते हैं एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशंस में एसिटाइल का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या होता है कि एसिटाइल कोलाइन का काम क्या होता है, किसी भी तरह से कोई भी स्टिमुलाई आ गई है ब्रेन के अंदर, जैसे किसी भी तरह की स्टिमुलाई है तो ब्रेन क्या करेगी, वहां पे एसिटाइल कोलाइन है उसको रिलीज करेगी ब्रेन सेल। और उस कंडीशंस में जो एसिटाइल कोलाइन है वो उसका काम होता है डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उस पर जाके एक्ट करेगी, और वहां से सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पर जाके एक्ट करेगा और अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा और एसिटाइल का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे डोपामिन रिलीज हो रहा है यहाँ पर,
मिड ब्रेन से, और एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेसल गैंग्लियास, यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेसल गैंग्लियास, जो थैलेमस होता है उसके नियर बाई बेसल गैंग्लियास प्रेजेंट होती है। तो बेसल गैंग्लियास के अंदर बेसल गैंग्लियास के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल, यहीं पे जो मिड ब्रेन है, यहाँ से जो डोपामिन है वो भी बेसल गैंग्लियास में जाएगा, और अदर रेस्पॉन्स होता है, जैसे ब्रेन के अंदर कहीं से भी रेस्पॉन्ड आएगा तो वो भी आता है कहाँ पर, इन दी बेसल गैंग्लियाज में। अब बेसल गैंग्लियाज क्या है, एक रिले स्टेशन है, रिले स्टेशन है, दैट मीन्स वहां पर जितनी भी स्टिमुलेशन है उसका रेस्पॉन्स आएगा या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बेसल गैंग्लियाज का काम क्या होता है, यहाँ पर एक रिले स्टेशन का काम करती है, और उसके बाद में वहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं वो वापस से अलग अलग जगह पे जाएंगे। अब ये बेसल गैंग्लियाज है, ये डिसाइड करती है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पिरामिडल ट्रैक्ट में जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ पिरामिडल ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे पिरामिडल ट्रैक्ट, जैसे हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया ब्रेन, ये अपन यहाँ पर फ्रेम करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कार्पस क्लोसम। और कार्पस क्लोसम के बाद में यहाँ पर ये जो ऑर्गन है, ये वाला जो स्पेस होता है, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड दी बेसल गैंग्लियास ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस यहाँ पर है तो बेसल गैंग्लियास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये क्या कहा यहाँ पर, देन उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आ जाती है दी ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम आ जाएगी। इधर से ऑक्सीपिटल लोब के अंदर हम जाते हैं तो ये इधर से आता है अपना सेरिबेलम, और सेरिबेलम उसके बाद में ये कंटिन्यू कर रहा है स्पाइनल कोड को। तो अब हम देखते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब पिरामिडल ट्रैक्ट क्या होगा, जैसे ये ब्रेन है तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, कोर्टेक्स पार्ट है, उससे इंफॉर्मेशन आएगी और उसके बाद में वहीं से रेस्पॉन्ड आएगा। तो जो ब्रेन के पास में जो रेस्पॉन्ड आएगा वहां से वो क्या करें, जैसे रेस्पॉन्ड आ रहा है यहाँ पे मोटर एरिया से रेस्पॉन्ड आएगा। अब मोटर एरिया से रेस्पॉन्ड किस में आ रहा है, इन दी बेसल गैंग्लियास के अंदर। यहाँ से रेस्पॉन्ड आ गया इन दी बेसल गैंग्लियास के अंदर, यहाँ से रेस्पॉन्स बेसल गैंग्लियाज में आ गया। तो बेसल गैंग्लियाज इधर से रेस्पॉन्ड किस फॉर्म में आ रहा है, एसिटाइल कोलाइन में। अब जो भी रिस्पॉन्स आता है अपनी बॉडी के अंदर, ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करती है तो किस फॉर्म के अंदर करती है, केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में, और उन केमिकल मैसेंजर को अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन है मोटर एरिया से आया, किस में आ गया, इन दी बेसल गैंग्लियाज, बेसल गैंग्लियाज में आ गए, और यहाँ पर आके वो कुछ टाइम तक स्टे करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिले स्टेशन, रिले स्टेशन, रिले स्टेशन। क्योंकि यहाँ से उसके बाद में उसका काम क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है उसको वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कि किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आया है और उसका रेस्पॉन्ड किस स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड था उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आता है वो दो ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। जब फर्स्ट वन आता है पिरामिडल ट्रैक्ट एंड सेकंड में आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। तो अब जैसे हमने देखा था यहाँ से जो मिड ब्रेन है इसने क्या रिलीज किया था, डोपामिन, डोपामिन है, ये डोपामिन थी। अब ये डोपामिन भी किस में जाती है, यहाँ से क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर है तो डेफिनेटली वो बेसल गैंग्लियास के पास में जाएंगे, वहां पर गई। तो एसिटाइल कोलाइन एंड डोपामिन दोनों किस में आगे, इन दी बेसल गैंग्लियाज के अंदर। लेकिन उसके बाद में हमने देखा था कि डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, किसके अंदर, इन दी पार्किंसन डिजीज कंडीशन के अंदर डोपामिन का लेवल कम हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर डोपामिन का लेवल तो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एसिटाइल कोलाइन है वो तो अपर साइड से रिस्पॉन्स लेके आ रही है, तो एसिटाइल कोलाइन का लेवल है वो नॉर्मल है। अब देखो जो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन का लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करेंगे डोपामिन से तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इम्बेलेंस बिटवीन दी डोपामिन एंड दी एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन एंड डोपामिन है, उन दोनों के बीच में इम्बेलेंस होगा, रेदर देन क्या होता है, दोनों के बीच में बैलेंस होता है। अब इस कंडीशंस में यहाँ से जो रिले स्टेशन है ये क्या करेगा, अब इसको दो ट्रैक्ट के लेके अंदर लेके जाएगा। फर्स्ट वन अपन मेंशन करते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से बेसल गैंग्लियाज आ गई है, अब इस रिस्पॉन्स को किस में लेके आएगी, मिड ब्रेन के थ्रू होते हुए
मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर लेके आ जाएगी। इसको अपन बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। दैट मीन्स एक पिरामिड के अकॉर्डिंग जैसे स्टार्टिंग से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिस्पॉन्स आया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पहले किसके अंदर आएगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसके अंदर ये कंपोनेंट ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस रहता है, थैलेमस, पीनियल बॉडी एंड दी बेसल गैंग्लियास। इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर हम इसको बोलेंगे डीपर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब और नियर द टेम्पोरल लोब, जिसके अंदर यहाँ से ये रिस्पॉन्ड लेके आएगा। रिस्पॉन्ड लेने के बाद में वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। अब पहले मेडुला ऑब्लोगेटा में जाएगा, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही हम देख सकते हैं, अगर यहाँ से राइट साइड से रिस्पॉन्स आया है तो मेडुला ऑब्लोगेटा में चला गया यहाँ से, तो लेकिन मेडुला ऑब्लोगेटा में जाने के बाद में वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड को रिस्पॉन्ड करेगा। दैट मीन्स मेडुला ऑब्लोगेटा में चला गया, फिर वहां से वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। उस स्पाइनल कॉर्ड में क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड के जो बॉडी ऑर्गन है उसको वो जाके सप्लाई करेगा। तो ये तो आता है पिरामिडल ट्रैक्ट। एंड सेकेंड वन आता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट दैट पिरामिडल है, पिरामिड भी है और ट्रैक भी फॉर्म है। ट्रैक मतलब वे ऑफ द कम्युनिकेशन, जहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक वे से के थ्रू जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रैक्ट। और पिरामिडल दैट मीन्स एक पिरामिड की साइड में होगा, जैसे यहाँ से राइट साइड और लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन आ गई, बेसल गैंग्लियाज में आ गई, और बेसल गैंग्लिया से डायरेक्टली वो मेडुला ऑब्लोगेटा में होते हुए राइट साइड की रिस्पॉन्स है तो लेफ्ट साइड में चल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और लेफ्ट साइड का है तो वो राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा, और वहां से होते वो अपने चल जाएगा स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में चला जाएगा। स्केलेटल मसल्स क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ मेंशन कर रही हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाएंगे और उसकी वजह से जो अपनी स्केलेटल मसल्स हैं वो एक्ट करेंगे। अब क्या होता है कि पिरामिडल ट्रैक्ट है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या होगा, पहले तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएगी, किस में आ रही है, बेसल गैंग्लियाज में। दैट मीन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाइलकोलाइन है, वो किस में आएगा, पहले तो आ गया है यहाँ पर बेसल गैंग्लियाज में। इधर से जो डोपामिन है वो किस में जा रहा है, बेसल गैंग्लियाज में, और वो वापस बेसल गैंग्लियाज का हमने बोला रिले स्टेशन है, और उसके बाद में वो उसका काम क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर को वापस है वो दूसरी साइड में, जिस भी साइड के अंदर भेजना है उधर वो वापस उसको भेजेगी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को चैनलाइज करेगी। तो अब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या होता है, यहां से जो बेसल गैंग्लियाज इंफॉर्मेशन है वो लेके जाएगी इन दी सेरिबेलम, सेरिबेलम के अंदर लेके जाएगी, उसके बाद में ही वो मेडुला ऑब्लोगेटा में आती है। तो इसको ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। और सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कहां पर लेके आएगी इन्फॉर्मेशन, इन दी सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद में वहां से होते हुए वो मेडुला ओब्लोगेटा में आएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो बेसल गैंग्लियाज है वो डायरेक्टली मेडुला ओब्लोगेटा में ना आके पहले वो सेरिबेलम के अंदर जाएंगी, क्योंकि ये जो स्टिमुलाई है किससे रिलेटेड है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड स्टिमुलाई है, इसलिए उसको पहले सेरिबेलम के अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि सेरिबेलम ही ऐसा है जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन कर रहा है। तो वहां से फिर वो आती है मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर, और उसके बाद में वहां से वो अपनी स्केलेटल मसल्स में चल जाएगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। लेकिन अब इसमें पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, एसिटाइल का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब डोपामिन का काम क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलाइन है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसके लेवल को मेंटेन करने का काम है। उस कंडीशन में अब क्या होगा, डोपामिन का लेवल जो ही कम हो जाएगा, अब वो एसिटाइलकोलाइन है उसके लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और एसिटाइलकोलाइन है उसके अंदर होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक कंटेंट होता है, और इस कोलिनर्जिक कंटेंट का काम होता है कॉन्ट्रिक्शन।
कॉन्ट्रेक्शन कोज करना। दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर सीवियर कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाएगा अगर डोपामिन का लेवल कम हो गया है। तो ये क्या कर रहा है, एक्साइटेटरी लेवल है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन है, उसके लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो पहले सेरिबेलम के अंदर आता है। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब यहाँ पर डोपामिन के इम्बैलेंस की वजह से जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाता है, जिसके अंदर सिम्टम्स में आता है ट्रेमर, जिसको अपन बोलते हैं सैकिंग। अब इसके अंदर ट्रेमर के अंदर क्या होता है, पर्सन के अंदर स्पेसिफिकली एक्सट्रीमिटीज है, जैसे हाथ है वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, कई बार नेक भी वाइब्रेट होती है, फेस भी वाइब्रेट होने लग जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रेमर, जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो भी कई बार तो दोनों हाथों के हो रहे हैं, पैरों के भी हो रहे हैं, और कई बार क्या होता है पर्सन का वन साइडेड जो सैकिंग होने लग जाता है, ट्रेमर होने लग जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज्यादा होना और डोपामिन का लेवल कम होना। अब एसिटाइलकोलाइन का लेवल ज्यादा इसलिए है क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हो रखा है। सेम कंडीशन में इसमें सेकंड वन आता है ब्रेडिकाइनेसिया। अब ब्रेडिकाइनेसिया को अपन बोलते हैं स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट, क्योंकि जो एसिटाइलकोलाइन है, जो एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलाइन है, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रिक्शन करेगा। अब क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रिक्शन होते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और वो क्रॉस करके कॉन्ट्रिक्शन करते हैं, पोलराइजेशन एंड दी डिपोलराइजेशन। लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रिक्शन के जस्ट बाद में एक स्पेसिफिक टाइम का रिलैक्सेशन पीरियड होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रिक्शन के टाइम पे जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो वापस से रिस्टोर हो जाए। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, एसिटाइलकोलाइन का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, और जो रेस्टिंग पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर रेस्टिंग पीरियड कम हो रहा है तो रेस्टिंग पीरियड ही एक ऐसा है, उस टाइम पर भी अपनी जो बॉडी है वो एनर्जी को वापस रिस्टोर करती है। तो अगर एनर्जी प्रॉपर्ली रिस्टोर नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट है वो स्लो होना स्टार्ट कर देंगे, उसको अपन बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। नेक्स्ट वन इसके अंदर सिम्टम्स में आता है रिजिडिटी। दैट मीन्स क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, वहां पर कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होने की वजह से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाएगा, और वो जो नर्व फाइबर्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उन नर्व फाइबर्स को टाइट कर देगा, और वहां पर जो इलास्टिक टिश्यू है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो अपनी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। इलास्टिक दैट मीन्स लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है, जो जॉइंट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पार्किंसन डिजीज कंडीशन। जैसे हम देखते हैं, पार्किंसन डिजीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट। एंड कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट्स कौन सा है, आपकी ब्रेन कौन कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है यहाँ पर, वो है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, हमने पहले भी देखा, वो है सेरिबेलम। देन कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर, दैट मीन्स ट्रेमर का मेन क्या होता है, अभी हम बताया सैकिंग होना। सेकंड वाला ब्रेडिकाइनेसिया, दैट मीन्स स्लो मूवमेंट, रिजिडिटी एंड पोस्चरल अबनॉर्मलिटीज। पर्सन है उसका पोस्चर है वो चेंज हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं गैट, GAIT, गैट। तो ये जो डिजीज कंडीशन है इसको अपने बोलते हैं पार्किंसन डिजीज कंडीशन। ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स ग्रेजुअली वो बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और सब्सटेंशियल नाइग्रा का काम होता है डोपामिन को रिलीज करना, तो डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। इस डिजीज कंडीशन को अपने बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। देन हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने पहले भी देखा है कि इसके कोजेस अननोन कोजेस हैं, हमें इनका आइडिया नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से हो रहा है। अभी हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। फर्स्ट वन आता है डीजनरेशन ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशियल नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन। जो हमने अभी देखा है कि डीजनरेशन दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसके, डिस्ट्रक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, उन न्यूरॉन का जो डोपामिन को रिलीज करते हैं, और डोपामिन रिलीज कहाँ से होता है, सबस्टेंशियल नाइग्रा ऑफ द
मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है उसके अंदर सब्सटेंशियल नाइग्रा होती है, वहां से डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन यहाँ पर सब्सटेंशियल नाइग्रा उसका ही डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, उन न्यूरॉन्स का ही डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा जिससे डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड द एसिटाइलकोलाइन इन द बेसल गैंग्लियास। जैसे हमने अभी देखा कि एसिटाइलकोलाइन है वो मोटर रेस्पॉन्स से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रेस्पॉन्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ में बेसल गैंग्लियास है, सॉरी मिड ब्रेन है, वहां से डोपामिन जा रहा है। तो अब डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन एसिटाइलकोलाइन है वो तो नॉर्मल आ रहा है, उस कंडीशन में एसिटाइलकोलाइन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब जो ही एसिटाइलकोलाइन का लेवल बढ़ेगा और डोपामिन का लेवल कम हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इम्बेलेंस बिटवीन दी एसिटाइलकोलाइन एंड दी डोपामिन रिसेप्टर। अब डोपामिन का काम होता है इनिबिटरी रेस्पॉन्स होता है, वहीं पे एसिटाइलकोलाइन का काम होता है एक्साइटेटरी, क्योंकि ये क्या करती है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके एक्ट करती हैं और वहां पे कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन को कोज कर रही है। देन इम्पेयर्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल कंट्रोलिंग, अब जो एक्स्ट्रा पिरामिडल दैट मीन्स जहां से सेरिबेलम के अंदर गया है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, दैट मीन्स वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। और प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कब कर रहा है, जब दोनों के बीच में बैलेंस हो। अब दोनों कौन है यहाँ पर बैलेंस, जो डोपामिन एंड एसिटाइलकोलाइन के बीच में अगर बैलेंस रहेगा तभी यहाँ पे सेरिबेलम है वो इसको या फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है वो नॉर्मल फंक्शन करता है। रेदर देन उसका रिस्पॉन्स होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उसको वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। देन लॉस ऑफ द मोटर कंट्रोल, अब मोटर कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा। देन ट्रेमर, रिजिडिटी एंड द एकाइनेसिया। अब एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया को हमने देखा था स्लो मूवमेंट, एंड एकाइनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द मूवमेंट और नियर बाय द लॉस ऑफ द मूवमेंट, या तो जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली लॉस हो गए हैं या फिर जो मूवमेंट है वो लॉस होने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं एकाइनेसिया कंडीशन। देन हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जो सिम्टम्स अगर हैं उससे क्या पर्सन का पता लग सकता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन करवा के हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको ये डिजीज कंडीशन है, तो वो तब होगा जब हम पहले इसके सिम्टम्स से देखेंगे। अब सिम्टम्स में फर्स्ट वन आता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया को अपन बोलते हैं स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट्स, लॉस ऑफ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स एंड डिले इन द इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, जो किसी भी तरह के मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड वन आता है ट्रेमर। ट्रेमर्स को अपन बोलते हैं सैकिंग। सैकिंग दैट मीन्स अब ट्रेमर भी कहाँ पे हो रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज के अंदर, इसके साथ साथ में कभी कभी हेड है, फेस है, नेक है, इसके अंदर भी ट्रेमर होना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स जो सैक होना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे 70 प्लस बहुत सारे जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनके हाथ है वो सैक करने लग जाते हैं, क्योंकि डोपामिन है उसका लेवल कम हो जाएगा और कंपेयर टू द डोपामिन एसिटाइल का लेवल बढ़ जाता है। Then the tremor may be worse on one side of the body, affecting the limbs and sometime involving the head, neck, face and the jaw. ये स्पेसिफिकली अफेक्ट तो किसको कर रहा है, लिम्स को अफेक्ट कर रहा है, अपर लिम एंड दी लोअर लिम यानी एक्सट्रीमिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कभी कभार ये जैसे जा, नेक, हेड एंड फेस इसको भी अफेक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इन द रिजिडिटी। रिजिडिटी दैट मीन्स पर्सन है उसके जो जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएंगे, लैक ऑफ द इलास्टिसिटी की वजह से। रिजिडिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑल मूवमेंट्स, रिजिडिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट बट इंक्रीज ड्यूरिंग दी मूवमेंट्स। रिजिडिटी नॉर्मल रहेगी लेकिन जब भी जो भी वो मूवमेंट करेगा उस टाइम पे स्टिफ हो जाएंगे, जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, और उसी की वजह से गेट हो जाता है। दैट मीन्स बॉडी का पोस्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इस इनिशियल हमने देखा है जो पर्सन है उसका बॉडी का पोस्चर है वो चेंज हो गया, जैसे सेकिंग ऑफ द हैंड बॉडी का पोस्चर है वो भी चेंज हो गया, पर्सन है उसका मूवमेंट है वो भी स्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर पुअर बैलेंस व्हेन मूविंग अब्रप्ट और सडनली चेंजिंग पोजीशन में लीड्स टू दी फॉल्स। पर्सन का बैलेंस है वो पुअर रहेगा क्योंकि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है उसको वो कोऑर्डिनेट कर रहा है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से पर्सन का बैलेंस है वो लूज हो जाएगा, और पर्सन अगर सडनली जब भी सडनली उठ रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे उसके फॉल्स होने के चांसेस रहते हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देन गिरने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोनोमिक सिम्टम्स। अब जो ऑटोनोमिक सिम्टम्स है जिसके अंदर स्लीपलेसनेस, पर्सन है वो सो नहीं पाएगा, स्लाइवेशन दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्लाइवेशन, बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होगा उसके अंदर। नेक्स्ट वन आता है स्लाइवेशन की वजह से पर्सन को एस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं, एस्पिरेशन दैट मीन्स जो स्लाइवेशन है वो यहाँ पर जीआई ट्रैक्ट में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि पर्सन को स्लाइवेशन ज्यादा होता है और ड्यूरिंग दिस स्लीपिंग कंडीशन दैट मीन्स पर्सन है उस टाइम पे सो रहा है, उस टाइम पे स्लाइवेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है स्वेटिंग, पर्सन है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी जिसको अपन बोलते हैं डाइफोरेसिस, डाइफोरेसिस। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अब ऑर्थोस्टेटिक रिलेटेड टू दी पोजीशन, ऑर्थोस्टेटिक हमेशा इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को, पोजीशन। अब इसके अंदर क्या होगा, जब तक पर्सन लाइंग डाउन कंडीशन में है, लाइंग डाउन पोजीशन में है, दैट मीन्स पर्सन जब तक लेटा हुआ है तब तक उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जो ही वो अपराइट पोजीशन में हो जाएगा या फिर बैठ जाएगा या सडनली खड़ा हो जाएगा तो सडनली उसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन दैट मीन्स लाइंग डाउन के अंदर नॉर्मल है, लेकिन जो ही वो अपराइट पोजीशन में होगा या फिर पर्सन है वो खड़ा हो जाएगा उस कंडीशन में, या तो बैठ जाएगा खड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। एंड लास्ट में आता है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है स्लीपरी, स्लीपरी पर्सन है वो कंटिन्यूसली ऐसे जैसे सडेशन हो जाता है वैसे सडेट हो गया, एक से ऐसे लग रहा है कंटिन्यूसली जैसे वो सो रहा है, नींद आ रही है, स्लीपरी। स्लिपरी स्लिपरी रहता है, इवन पर्सन को नींद नहीं आ रही है लेकिन सडेशन की वजह से ऐसे कंटिन्यूसली रहता है जैसे वो स्लिपरी स्लिपरी रहता है, उसको अपन बोलते हैं डिजीनेस। नेक्स्ट सिम्टम्स है डिप्रेशन एंड दी डिमेंशिया। डिप्रेशन एंड डिमेंशिया ये दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है, अब डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ दी मेमोरी। अब डिमेंशिया के अंदर चेंजेस क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, बिहेवियल चेंजेस, behavioral changes and personality changes, पर्सनैलिटी चेंजेस। और स्पेसिफिकली यहाँ पे डिजीज कंडीशन कोज करती है वो आता है एल्जाइमर्स, एल्जाइमर डिमेंशिया, एल्जाइमर डिमेंशिया। अब नेक्स्ट वन है डिप्रेशन। पर्सन है अगर पर्सन के अंदर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रेक्शन रहेगा जिसकी वजह से पर्सन की जो इनसाइट है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं डोपामिन के लेवल कम होने की वजह से। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मास लाइक फेस सेकेंडरी टू रिजिडिटी। पर्सन है उसके अंदर मास लाइक फेस दैट मीन्स नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन। पर्सन है वो किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है, उसको अपन बोलते हैं मास्क लाइक फेस। एंड उसके बाद में हम देखते हैं रिजिडिटी, यानी पर्सन है वो कंटिन्यूअसली रिजिड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गेट डिफिकल्टी, दैट मीन्स पर्सन है उसका पोस्चर है नॉर्मल पोस्चर ना के अब नॉर्मल पोस्चर हो जाएगा, नॉर्मल पोस्चर में रहना चाहेगा लेकिन रह नहीं पाएगा क्योंकि वो पोस्चर कंटिन्यूअसली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वहाँ पे रिजिड हो गए हैं, जो जॉइंट्स हैं वो भी रिजिड हो गए हैं, दैट मीन्स कठोर हो जाना। तो जॉइंट्स है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पा रही है तो बॉडी का जैसे पोस्चर है, जैसे मेरे पोस्चर है वो नॉर्मल है वो नहीं रह पाएगा, मैं कंटिन्यूअसली पर्सन है वो ऐसी इस कंडीशन में रहेगा, स्ट्रेट नहीं रह पाएगा। अगर स्ट्रेट रहेगा तो दैट मीन्स नॉर्मल पोस्चर है लेकिन पर्सन है वो आगे की साइड में थोड़ा सा झुक जाएगा, इसको अपन बोलते हैं गेट डिफिकल्टी। नेक्स्ट आता है वर्बल फ्लुएंसी एंड मे बी इम्पेयर्ड। वर्बल फ्लुएंसी दैट मीन्स जो पर्सन बोल रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं बोल पाएगा। देन फिंगर टैपिंग रेस्पॉन्स इज स्लो। फिंगर टैपिंग रेस्पॉन्स यानी कोई भी जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम फिंगर टैपिंग रेस्पॉन्स है उसका वो स्लो जाएगा क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर भी है और उसकी वजह से रिजिडिटी की वजह से पर्सन है वो मूव नहीं कर पाएगा, जो फिंगर टैपिंग रेस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। अदर वन इसके अंदर आता है अगर फिंगर टैपिंग रेस्पॉन्स कम हो रहा है और जो अपनी हाथों की जो फिंगर्स है प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है ब्रेन के साथ में, तो जिसकी वजह से जो पर्सन लिखता है राइटिंग होती है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन आती है प्रॉब्लम विद द स्पीच। पर्सन है वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है, हमने पहले भी देखा था वर्बल फ्लुएंसी इफेक्ट हो रही है। देन ब्रीथिंग स्वेलोविंग एंड द सेक्सुअल फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जैसे जिसके अंदर आता है डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन है तो डेफिनेटली वहां पर भी वो एक्ट करेगा जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। स्वेलोविंग अफेक्ट कर रही है
क्योंकि रीजन क्या होता है, फर्स्ट रीजन तो आता है एस्पिरेशन होने की वजह से, एंड सेकेंडरी रीजन आएगा यहाँ पर जो एयरवे लाइन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और पर्सन है कहीं बस स्टक हो जाएगा, फूड पार्टिकल्स हैं वो भी स्टक हो जाएंगे, एंड लास्ट के अंदर जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो भी डिसफंक्शनल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दैट मीन्स ये जो डिजीज कंडीशन है हम इसको ड्रग्स के थ्रू कैसे करेक्ट, इवन जो डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशंस है प्रोग्रेसिव है, अब इसके सिम्टम्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्किंसन डिजीज कंडीशन है इसको हम कंप्लीटली रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, या फिर जो न्यूरॉन का जो डैमेज हुए हैं, न्यूरॉन डैमेज हुए हैं उसको हम कंप्लीट वापस रिस्टोर नहीं कर सकते या फिर रीजनरेट नहीं कर सकते, ये कुछ हद तक उनको मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं, वर्स्ट सिम्टम्स हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का काम क्या होता है, ये इनका काम होता है जो कोलिनर्जिक पाथवे होता है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे एसिटाइलकोलाइन है, एसिटाइलकोलाइन ने क्या किया, डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर पर जाके एक्ट किया और वहाँ की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा दिया। तो अब ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन को कम कर देना। अगर कॉन्ट्रेक्शन कम हो रहा है तो जो सेकिंग ऑफ दी हैंड्स है या फिर फेस है वो भी कम होना स्टार्ट कर देगा। तो हम देते हैं यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिसमें आता है बेंजोट्रोपाइन टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ द कोलिनर्जिक पाथ विच आर थॉट टू बी ओवर एक्टिव व्हेन द डोपामिन इज डेफिशिएंट, यानी डोपामिन का लेवल कम हो रखा है उस कंडीशंस में जो एसिटाइलकोलाइन का लेवल है, उस एसिटाइलकोलाइन इसका काम क्या होता है, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ द कोलिनर्जिक, या फिर हम जो एसिटाइलकोलाइन है उसके लेवल को कम कर देगा, उसके पाथवे को वहीं पे ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे जाके वो एक्ट करके एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन को कॉज न कर सके। Then these medications are most effective in controlling tremor but are known to cause confusion and the hallucination. इसका मेन काम क्या होता है, कंट्रोलिंग दी ट्रेमर, दैट मीन्स ये एसिटाइलकोलाइन है इसके लेवल को न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉपर्ली नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन है जैसे या फिर शेकिंग ऑफ दी हैंड्स है वो अपने रुक जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट भी है, एडवर्स इफेक्ट भी है, जिसके अंदर आता है कंफ्यूजन एंड दी हेलुसिनेशन, पर्सन है वो कंफ्यूज रहने लग जाता है, प्रॉपरली मतलब कंप्लीटली अवेयर नहीं रहता है, सराउंडिंग है, प्लेस, पर्सन एंड टाइम उससे रिलेटेड, और पर्सन को अंदर हेलुसिनेशन होने स्टार्ट कर देगा। हेलुसिनेशन दैट मीन्स फॉल्स परसेप्शन विदाउट दी स्टिमुलाई। विदाउट दी स्टिमुलाई। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हम देते हैं एंटी फ्लू, जैसे जिसको अपन बोलते हैं एमेंटेडिन एंटी फ्लू। अब इसका काम क्या होता है, जो डोपामिन रीअपटेक होता है उसको वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक दी डोपामिन रीअपटेक ऑफ डोपामिन बाय न्यूरॉन्स इन ब्रेन इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द डोपामिन इन द साइनेप्टिक। इसका काम क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर रीअपटेक होता है डोपामिन के उसको तो वो रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से जो डोपामिन है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो, या फिर हम जो बोलते हैं जो ट्रैक होता है, नर्व ट्रैक है, उसके थ्रू वो डायरेक्टली साइनेप्स पे जाए, और अगर साइनेप्स पे जाएंगे तो वहाँ पे एसिटाइलकोलाइन है उसके लेवल को वो मेंटेन कर देगा। तो अगर रीअपटेक को ब्लॉक नहीं करता तो जो डोपामिन है न्यूरॉन के अंदर वो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर पे नहीं जा पाता। तो इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो डोपामिन का ब्रेन के अंदर रीअपटेक होता है उसको वो ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो डोपामिन है वो डायरेक्टली साइनेप्स पे जाए और साइनेप्स पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन है उस पे जाके एक्ट करे और एसिटाइलकोलाइन का जो एक्सेस लेवल है उसको वो कम कर दे। देन थर्ड वन हम देते हैं यहाँ पर लेवोडोपा। अब लेवोडोपा जिसको अपन बोलते हैं डोपामिन प्रेशर्स कंबाइंड विद दी कार्बिडोपा, then carboxylize inhibitors to inhibit destruction of the L-dopa in bloodstream making more available to the brain। अब इसका L-dopa का मेन काम क्या होता है, जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डोपामिन है उसके डिस्ट्रक्शन को वो रोक रहा है, क्योंकि जो डोपामिन है वहां से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा ब्रेन से, तो ब्रेन के ब्लड के अंदर भी जो डोपामिन होता है उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो ये L-dopa का काम क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो डोपामिन है उसको वो डिस्ट्रक्शन होने से प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से वो साइनेप्स पे जाके एक्ट कर सके। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्रोमोक्रिप्टिन।
एक नेक्स्ट ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन, इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दैट एक्टिवेट डोपामिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। अब जो ब्रोमोक्रिप्टिन है इसका काम क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से सीरोटोनिन एंड डोपामिन है उन दोनों के लेवल को बढ़ा दे। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे मिड ब्रेन के अंदर जाके या सबस्टेंशियल नाइग्रा है उसके अंदर उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वहां से डोपामिन के लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट किया जा सके। और इसको हम किसके साथ में दे सकते हैं, लीवोडोपा के साथ में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ द मोनो अमाइनो ऑक्साइड्स इनिबिटर्स। मोनो अमाइनो ऑक्साइड इनिबिटर्स, इन दोनों का काम भी क्या ही होता है, ब्रेन के अंदर जाके ये डोपामिन एंड सीरोटोनिन है इसके लेवल को बढ़ा देंगे। तो ये है अपना था फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट वन आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर हमने पहले भी 3 कंडीशन देखी है, जिसके अंदर पर्सन का मेमोरी लॉस हो जाएगा, सेकेंडरी उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, एंड थर्ड वन आता है पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है एस्पिरेशन। पर्सन के स्लाइवेशन की वजह से, ओवर स्लाइवेशन की वजह से पर्सन है वो कई, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्फेजिया की वजह से, यानी डिफिकल्टी इन दी स्वेलोइंग, इन दोनों ही कंडीशन की वजह से पर्सन है वो चोक भी कर जाता है, और कई बार जो फूड पार्टिकल्स होता है या फिर सलाइवेशन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। एंड थर्ड वन आता है इंजरी फ्रॉम दी फॉल्स। क्योंकि पर्सन है, अगर जो भी पर्सन है वो बैठा है और वो सडनली खड़ा होगा तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो रिजिड हो रखे हैं, गेट प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन पोस्चर प्रॉब्लम हो रही है, और पर्सन के गिरने की वजह से इसको पोटेंशियल इंजरी होने के चांसेस हैं। इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल इंजरी। पोटेंशियल इंजरी। तो ये है 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी जब नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो स्पेसिफिकली हम जो प्रायोरिटी बेसिस पे उसकी जो भी सिम्टम्स उसके प्रायोरिटी बेसिस पे हम यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करेंगे, एक स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन आते हैं इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू द ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड द ट्रिमर। पर्सन की मोबिलिटी है, पर्सन वो प्रॉपरली चल फिर नहीं पाएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी एंड दी ट्रेमर, जिनको हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू दी ट्रेमर, मोटर डिफिकल्टी विथ फीडिंग, च्यूइंग एंड दी स्वेलोइंग। क्योंकि मोटर डिफिकल्टी हो रही है, पर्सन है मोटर रेस्पॉन्स, दैट मीन्स मोटर यानी रेस्पॉन्स करना, स्टिमुलाई गई लेकिन उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना। अब रेस्पॉन्स के अंदर पर्सन है वो ना तो च्वी कर पा रहा है प्रॉपरली, ना वो स्वेलो कर पा रहा है प्रॉपरली, फीड भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था सेकिंग ऑफ द फेस, अगर सेकिंग ऑफ द फेस हो रहा है तो कंटिन्यूसली फीड भी नहीं कर पाएगा और वो च्यू भी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल इनसफिशियंसी हो जाएगी, दैट मीन्स जितनी बॉडी का रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की उतनी प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट वन आता है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द डिक्रीज स्पीच वॉल्यूम एंड द फेशियल मसल इन्वॉल्वमेंट। अब पर्सन है वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा, वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। अब वर्बल कम्युनिकेशन के पीछे रीजन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के पीछे मेन रीजन है, फर्स्ट रीजन आता है डिक्रीज स्पीच वॉल्यूम, स्पीच वॉल्यूम है वो कम हो रखी है। देन फेशियल मसल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि फेशियल मसल्स हैं वो भी सैकिंग कर रही है, जिसकी वजह से उसकी पर्सन है वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन आता है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू द डिमिनिश मोटर फंक्शन, इनएक्टिविटी एंड द मेडिकेशन। अब इसके पर्सन मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब पर्सन है वो प्रॉपरली स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, या फिर जो स्टूल पास कर रहा है वो हार्ड स्टूल पास कर पा रहा है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब उसके पीछे मेन रीजन होता है डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं अपने इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो रही है, फर्स्ट रीजन। सेकेंडरी रीजन आता है पर्सन है वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी नहीं ले पा रहा है, और थर्ड रीजन आता है मेडिकेशन, जो कुछ मेडिकेशन हैं उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो रहे हैं, और उसकी वजह से पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉल हैबिट्स होती हैं वो चेंज हो जाएगी, बॉल मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, और बॉल मूवमेंट्स की वजह से पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू द फिजिकल लिमिटेशन एंड लॉस ऑफ द इंडिपेंडेंसी, दैट मीन्स प्रॉपर है
इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड, दैट मीन्स पर्सन की एडजस्टमेंट कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई है। रीजन क्या होता है? फिजिकल लिमिटेशन, प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, फिजिकल लिमिटेशन है क्योंकि जॉइंट्स अब स्टिफ हो रखे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट्स कम हो रखा है। एंड लॉस ऑफ द इंडिपेंडेंसी, पर्सन की इंडिपेंडेंसी है वो लॉस हो गई है। अब हम देखते हैं कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन सी हैं जो हमें पर्सन के घर पे भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर अपनी फैमिली के अंदर अगर कोई पर्सन ऐसा है तो हम क्या क्या इंटरवेंशन पर्सन को दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं वार्म बाथ एंड मसाज टू रिलैक्स दी मसल्स। फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, अगर रिजिड मसल्स होती हैं तो पर्सन को हम लुक वार्म वाटर से या फिर गर्म वाटर से बात करवाएंगे, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं कुछ रिलैक्स हो जाए। इसके साथ साथ में हम मसाज करेंगे। मसाजिंग की वजह से क्या होगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो उनकी जो मोबिलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम करते हैं सेल्फ के डिवाइसेस टू मीट डेली नीड्स, जैसे राइज द टॉयलेट सीट, लॉन्ग हैंडल कॉम्स। अब पर्सन को हम क्या करते हैं, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं उसमें हम पर्सन को फुल्ली पार्टिसिपेट करवाएंगे। अब की जैसे पर्सन को हम क्या करेंगे, जो टॉयलेट सीट्स होती हैं उसको हम थोड़ा सा रेज कर देंगे, जिसकी वजह से पर्सन है उसको बैठने में, वहां पर टॉयलेट सीट पे बैठने में थोड़ा कंफर्ट हो। सेकंड क्या होता है, जो कॉम्बिंग करता है, पर्सन कॉम्ब कर रहा था तो जो कॉम्ब है उसका हैंडल है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, जो इसकी वजह से वो इजीली कर पा रहा है, क्योंकि अगर नियर बाई होगा तो डेफिनेटली मूवमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी। अब पर्सन के जो जॉइंट्स हैं वो रिजिड हो रखे हैं तो इसके लिए हम पर्सन का रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे। अब इसके अंदर दो टाइप की एक्सरसाइज होती है, फर्स्ट वन आता है एक्टिव एक्सरसाइज एंड सेकंड वन आता है पैसिव एक्सरसाइज। अब एक्टिव एक्सरसाइज दैट मीन्स पेशेंट है वो खुद कर पा रहा है, अपने जो जॉइंट्स हैं उसकी मोबिलिटी के लिए वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है। जब भी बैठा है तब वो हाथों को हिलाने लग जाएगा, या फिर अपनी जो फिंगर्स हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो नॉर्मल करने लग जाएगा, बैठ के अपने जॉइंट्स हैं उसकी मसल एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो एक्सरसाइज के थ्रू इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज है या फिर हाफ बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, इसके थ्रू भी उसको वो वापस से जो इसके जो सिम्टम्स हैं उसको वो सबसाइड कर देते हैं। तो और सेकेंडरी आता है पैसिव एक्सरसाइज, दैट मीन्स पेशेंट है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो जो फैमिली मेंबर है या फिर जो हेल्थ वर्कर है या फिर जो केयर टेकर है वो एक्सरसाइज में उसकी हेल्प करेगा या फिर उसके जॉइंट्स के मूवमेंट में उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बोल रूटीन। इसके पीछे रीजन क्या था, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पर्सन का बोल हैबिट है वो चेंज हो जाएगी, तो हमें वापस उसको रिशेड्यूल करना है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, पर्सन को हाई फाइबर डाइट देंगे, फैट हम कम करेंगे, जिसकी वजह से फैट अगर कम कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ में हाई फाइबर डाइट देंगे, ये भी इसको भी कर सकता है। पर्सन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देंगे, जिसकी वजह से पर्सन को जो स्टूल है वो हार्डन स्टूल ना होके सॉफ्टन स्टूल हो जाए और उसको पास करने में इजी हो थोड़ा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट अबाउट मेडिकेशन एंड दी थेरेपी। अब पर्सन को क्या होता है, हम फैमिली मेंबर और पर्सन उन दोनों को हम कंप्लीट इंस्ट्रक्ट देंगे कि कौन सी मेडिकेशन किस टाइम पे लेनी है, कौन कौन सी फिजियोथेरेपी आपको करनी है, वो सारा का सारा हम एक उसको चार्ट बना के देंगे और उसके साथ चार्ट बनाने के साथ साथ में उसको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। Then patient and family education about the disease condition, prevention of the complication, rehabilitation, medications, dietary supplement and maintain the lifestyle। अब जब भी पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जाता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे रिलेटेड, जो भी डिजीज कंडीशन है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं, रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस दे रहे हैं, या फिर डिजीज कंडीशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उन सब के बारे में पेशेंट एंड फैमिली मेंबर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से उसके डाउट को भी हम क्लियर कर सकें और उसके साथ साथ में वो पर्सन है उनसे रिलेटेड अवेयर भी हो सके और घर पे जाके पेशेंट की अच्छे से केयर हो सके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इंप्रूव दी मोबिलिटी। पर्सन की मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करेंगे, जो हमने पहले भी देखा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है उसके थ्रू हम पर्सन की मोबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ में क्या होगा कि जो भी सोशल एक्टिविटी है उसमें हम पेशेंट को साथ में लेके जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी चल सके या फिर अपने आप को आइसोलेट होने से भी प्रिवेंट कर सके। अब ये दो एस्पेक्ट हो गए, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होगा एंड सेकेंड वन आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। सेकेंड वन आता है ऑप्टिमाइजिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। पर्सन को हम यहाँ पे थेरेपेटिक डाइट देते हैं।
थेरेप्यूटिक डाइट। अब थेरेप्यूटिक डाइट का मीन क्या होता है, वो कंटेंट डिजीज कंडीशन के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको हम ज़्यादा देंगे, जिसके अंदर हम देते हैं हाई प्रोटीन, विटामिन सी एंड B12। इसके साथ साथ में लो फैट डाइट एंड लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट, ये हम पर्सन को देंगे। इसके साथ साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है देन हम देते हैं हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हम पर्सन को देंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग कम्युनिकेशन एबिलिटी। अब पर्सन है उसके अंदर स्पोकन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उसकी फ्लुएंसी में भी अफेक्ट हो रही है, तो हम पर्सन को स्पीच थेरेपी देंगे। स्पीच थेरेपी, इसके अंदर हम मसल जो फेशियल मसल्स हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं उसको भी हम पर्सन को बताएंगे। नेक्स्ट हम देते हैं प्रिवेंट दी कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हमें कम करना है। स्ट्रेंथन दी कोपिंग एबिलिटी, अब जो हम क्या करेंगे, जो कोपिंग एबिलिटी दैट मीन्स एडजस्टमेंट एबिलिटी है पर्सन की, वो बढ़ाएंगे विद दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये अपनी जो डिजीज कंडीशन है ये कंप्लीट हुई है आज के पार्किंसन डिजीज कंडीशन। अब अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद में हम देखते हैं न्यू डिजीज कंडीशंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।